अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आपने इसहाक डार की वापसी से मुताल्लिक कुछ पेशगोइयाँ की थी। हमारे पास वो क्लिप्स मौजूद हैं, फिर उनकी वापसी तो हो चुकी है, हम उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक पहले क्लिप्स दिखा दें आपके। ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, केयरटेकर्स आएंगे नहीं आएंगे, ये हुकूमत अगर रहेगी तो कब तक रहेगी, इलेक्शन कब होंगे, तो ये सारी चीज़ों का सिलसिला लगा हुआ है। डार साहब और नवाज शरीफ साहब, अगर तो इस हुकूमत 1 साल तक रहना है तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि डार साहब भी आएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी आएंगे। डार साहब एज सेनेटर वापस जाके अपना वो पहुंचेंगे सेनेट में जाके और वापस आ जाएंगे और ही विल बी द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। इसके साथ दो बातें होंगी। एक तो ये इशारा होगा कि अब महंगाई जो है शायद कंट्रोल में आ जाए, आए या ना आए अलग बात है, लेकिन एक फॉर्मूला तो वो देंगे ना। एक इम्प्रेशन ही होगा कि डार साहब के आने के साथ मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज़ जो हैं उनके ऊपर ब्रेक लगेगी। डार साहब का आने के साथ नवाज शरीफ साहब का जो बराह रास्त इंटरवेंशन है सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द इकॉनमी, वहाँ अब डार साहब उसको शायद चलाएं। तो आपने पहले ही फोर्स ही कर लिया था। एक तो क्लिप है वो 4 जुलाई का, यानी जुलाई में ही आपने बता दिया था कि क्या होना है, और फिर हमने लास्ट वीक वेंसडे को भी डिस्कस किया तो आपने कहा कि वो वापस आएंगे, हल्फ उठाएंगे, सेनेटर बनेंगे, उसके बाद वो वजारत को संभालेंगे। आ गए वापस, अब वो गेम में इन भी होने वाले हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग है, स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेंगी। गो कि उन्होंने कह दिया है कि मेरे आते ही 10 रुपया तगड़ा हो गया है, ज़ाहिर से कर्ज़ों में भी थोड़े हमें मजबूती मिली है, सहारा मिला है, लेकिन गुर्बत है, महंगाई है, सैलाब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें निगोशिएट करना है, बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डार साहब ने कहा कि 1 खरब रुपए का पाकिस्तान को फ़ायदा हो गया है, 1350 अरब। हाँ, ये इसलिए क्योंकि अब आपको कम डॉलर्स देने पड़ेंगे बिकॉज रुपये जो मजबूत हो गया 10 रुपये से। तो ये तो सही है, मगर ये डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है। मगर अब बात ये है कि क्या ये डॉलर फिर ऊपर चढ़ेगा कुछ अरसे के बाद, या ये नीचे ही आता जाएगा, पहला सवाल। अगर तो ये नीचे तसलसल करके आता रहा और डार साहब ने इसको कंट्रोल कर लिया उन फैक्टर्स को जिसकी वजह से ये बढ़ रहा था, क्योंकि जैसे डॉलर महंगा होता है उससे महंगाई मुल्क में ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आपकी 70% आपकी जो आमदन है पाकिस्तान के अंदर वो इंपोर्ट से आती है, आपके टैक्सेस भी वहीं से आते हैं और लोग ख़रीदो फरोख्त भी वहीं होती है और मईशत भी इंपोर्ट्स पे चलती है। हम बहुत कम चीज़ें खुद प्रोड्यूस करते हैं, जो थोड़ी बहुत करते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब आइए कि तो इससे पहले तो बात हो जाए, मेरा ख़्याल है कि डार साहब के पास 1-2 ऐसे हथियार हैं जो कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब के पास थे मगर वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। अच्छा, वो कौन से हथियार हैं जो डार साहब के पास हैं जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस्तेमाल नहीं किए या करना नहीं चाहते थे? एक तो ये है कि डार साहब जब वक्त आता है तो थानेदार भी बन जाते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब थानेदार नहीं बनते। अब थानेदार बनने का मतलब क्या है? मतलब ये कि अभी आप देख लीजिएगा क्या होता है, जैसे ही डार साहब ओहदा ले अपना हल्फ उठाएंगे और फाइनेंस में 48 घंटे के अंदर अंदर ये कराची पहुंच जाएंगे। अच्छा, और कराची जाएंगे और वहाँ मीटिंग करेंगे स्टेट बैंक, बैंकों के लीडर्स, मनी चेंजर्स और बिज़नेस कम्युनिटी, सबके साथ मिलके, एक्सपोर्टर्स स्पेशली, सबके साथ मिलेंगे या अलग-अलग या कुछ लोगों के साथ इकट्ठे, और एक पैगाम देंगे, ओए सीधे हो जाओ। ठीक, अब वो ओए सीधे हो जाता की पैगाम है? ठीक, वो पैगाम ये है कि आप जो मनी चेंजर्स हैं, आप स्पेकुलेशन, होर्डिंग, ये चलाकियाँ बंद कर दें और जो रेट बनता है मार्केट का उसी को लगाएं, ऊपर नीचे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप लोग जैसे स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, आप इसको भी मैनिपुलेट करते हैं। मुझे सब पता, पहले भी मैंने आपको टाइट किया था और आप सीधे हो गए थे, अब मैं हटाऊँ तो आप फिर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, सीधे हो जाएं, नहीं तो मैं चुक के जेल पा देंगे। तो पहली पैगाम। दूसरा पैगाम बैंकों को, जो है तो आप लोग स्पेकुलेट करते रहे, आप लोगों ने अरबों रुपए प्रॉफिट बना लिया है, डॉलर लेके ख़रीद के रखना फिर बेचना। बैंक्स का काम नहीं है कि स्पेकुलेट करना, स्पेकुलेशन तो बड़ी बुरी चीज़ होती है।
इसलिए आपको भी ये करते रहे। मुझे पता है, ये सारे मेरे पास लिस्ट है कि आप लोगों ने कितने पैसे बनाए हैं, ये सारे जब डॉलर ऊपर नीचे ये जो होता रहा है, और आप लोग यू बीन पुशिंग द रेट अप, आई नो ऑल अबाउट यूज। और वो उस लिस्ट के अंदर एक दो गवर्नमेंट के अपने बैंक्स भी हैं, नेशनल बैंक वगैरह, तो उनको भी वो टाइट कर देंगे कि आप सीधे हो जाओ, नहीं तो मुझे पता क्या आप लोग कर रहे हैं, बंद कर दो ये प्रॉफिट टेकिंग करना, ये अवाम को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। फिर वो जाएंगे स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक को कहेंगे भाई ठीक है, IMF का बड़ी पाबंदियाँ थी आपके ऊपर और कि इंटरवेंशन नहीं करनी, मगर आपको भी कुछ एहसास तो होना चाहिए था कि इतनी महंगाई हो रही है, ये डॉलर इतना ऊंचा जा रहा है, तो क्या अर्थ था अगर आप $500 million या 250 million जब ये बहुत ऊपर शूट कर रहा था तो फेंक देते मार्केट के अंदर, एकदम इसकी क्लाइम जो रुक जाती थी और कॉन्फिडेंस आ जाना था सबके अंदर कि गवर्नमेंट जो है एक्सचेंज रेट को एक हद से आगे नहीं बढ़ने देगी। तो क्या होता, आप तो वैसे ही आपके रिजर्व जो हैं वो कम गिर रहे हैं, तो अगर उसमें से 100-200 मिलियन डॉलर आप मार्केट में फेंक देते तो वो जो एकदम प्रेशर आ रहा था उसके साथ एक तो प्रेशर कम हो जाना था क्योंकि मार्केट में डॉलर आ जाने से, दूसरा ये कि एक सिग्नल जाना था कि हम इंटरवेंशन करेंगे अगर आप लोगों ने मिल के कोई ऐसी स्पेकुलेशन की जिसकी वजह से डॉलर जो है ऊपर चढ़ता है, शॉर्टेज हो रही है। तो आपने भी नहीं इंटरवेंशन की जब आपको करनी चाहिए थी। फिर वो बिज़नेस कम्युनिटी को कहेंगे, ओए मुझे पता है आप सारे एक्सपोर्टर्स का, आप लोग करते क्या है कि सारे पैसे लंदन में रख लेते हैं, आपने कंपनियां वहाँ बनाई हुई हैं, मुझे पता है आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उन कंपनी के ज़रिए करते हैं, यहाँ से आप उस कंपनी को भेजते हैं, वो आगे भेज देती है, अपनी कमीशन रख ले, वो भी आपकी कंपनी, और फिर पैसे सारे उसके पास आते हैं पहले, फिर वो आपको बेचती है। तो आपने लंदन में अपने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, वहाँ आपने बैंकों में रखे हुए थे, और आप इंतज़ार कर रहे थे कि डॉलर की कीमत ऊपर बढ़े तो फिर आप डॉलर पाकिस्तान लेके आएंगे। तो ये मुझे सब पता है, मुझे ये भी पता है कि आप लोगों में से टेक्सटाइल वालों, मुझे ये भी पता है आप लोगों ने नए फ्लैट्स कहाँ ख़रीदे हैं लंदन के अंदर, कौन सी नई कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है, कौन से बैंक्स इन्वॉल्व हैं जिनके ज़रिए आप लोग सब ये जो पैसा आपने वहाँ रखा हुआ है वो आप दिखा के और आप मॉर्गेजेस ले रहे हैं और आप डाउन पेमेंट्स कर रहे हैं, मुझे वो भी पता सारा कुछ। अच्छा जी, तो इससे क्या होगा कि, और ऑलरेडी उनको पता चल गया है कि वो जो पैसे लंदन में पार्क हुए हुए होते हैं वो वापस आ जाते हैं, वो एक महीना जो वहाँ रखते हैं वो नहीं रखेंगे, यहीं ले आएंगे, जब पैसे वापस आते हैं तो वो स्टेट बैंक को दे दिए जाते हैं, तो स्टेट बैंक की रिजर्व्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके के साथ ये तो हो गया ना टेक्सटाइल और एक्सपोर्टर्स वालों का काम, फिर इसी से मनी चेंजेस उनको भी टाइट किया जाएगा, बैंक्स को कहा जाएगा आप स्पेकुलेशन आपने नहीं करनी, आपने डॉलर ख़रीदना बेचना नहीं है, ये आपका काम नहीं है, यू आर नॉट अ करेंसी डीलर, आप हैं बट यू आर नॉट अ प्राइमरी करेंसी डीलर, आप अपना काम करें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये जो है ना करेंसी स्पेकुलेशन करना, करेंसी के ऊपर पैसे बनाना, मेहरबानी करें मनी, हाँ ये ना करें। और तो इस किस्म की हर एक पार्टी को जिसका इसमें हाथ रहा है उनको बुला के और उनको टाइट कर दें, तो वो पैगाम ऑलरेडी पहुंच गया है। और ये नहीं कि ये कोई नई बात करने वाले हैं, 2 दफ़ा पहले भी डार साहब ने इसी किस्म की सूरत हाल को कन्फ्रंट किया था, एक 1998 में भी, जब 1998 में जबकि हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की थी और उस वक़्त एकदम फ्रीज़ कर दिए थे सारे अकाउंट्स, और 40 रुपए का डॉलर था और रातों रात ये 60-65% पे पहुंच गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा रोक लिया था फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। तो डार साहब ने उस वक्त भी जाके टाइट करके और रुपए को फिर 50 रुपए में ले आए थे महीने के अंदर अंदर। फिर 2013-14 में भी ऐसे ही हुआ कि बड़ी मसले थे, तो डार साहब ने, इनको कॉमर्स मिनिस्टर थे, इनको बना लिया फाइनेंस, और इन्होंने जाके मसला हल किया। तो इसलिए ये कि इन्होंने ये काम पहले किया हुआ है, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, और इनके ऊपर कोई वो चालाकी नहीं कर सकता इनके साथ, तो वो फिर SOCO बन जाते हैं जब बनने की ज़रूरत होती है। अब IMF के साथ जब बात करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ वो ठीक ठाक टाई पहन के जाते हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि डार साहब का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है, मेरे सामने उन्होंने मुझे बताया है कि उनका ये ख्याल था कि हमारी तरफ से और इमरान खान की तरफ से, शौकत तरीन की तरफ से और हमारे तरफ से IMF के साथ सख्ती के साथ या प्यार के साथ की बात नहीं होती, कि सही तरीके से नेगोशिएशन नहीं की गई। अच्छा। मगर ये उनका मौक़िफ़ था कि आप अगर सही नेगोशिएशन करते तो शायद इतनी सख्त कंडीशंस आपके ऊपर ना लगती। बहरहाल ये तो उनका मौक़िफ़ था। अब आए आप कि अब वो आ गए हैं
तो अब वो क्या करेंगे आईएमएफ के साथ। तो अब खुशखबरी ये है कि आईएमएफ के साथ ऑलरेडी डार साहब के आने से पहले ही मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब ने न्यूयॉर्क के अंदर जो एक आध मीटिंग की है, वहाँ उन्होंने आज के जो मसाइल हैं वो उनके सामने रखे हैं। और इम्कान ये है, और ये डार साहब लकी है कि ये बात ऑलरेडी चल पड़ी है कि कुछ डेट रिलीफ और कुछ टेस्ट एक और पैसे आने हैं आईएमएफ से, वो अगले साल आने थे, वो शायद जल्दी दे दें आपको। हाँ जी, एक आध नवंबर बिलियन तक कह रहे हैं। हाँ वो, तो आईएमएफ की तरफ से भी नरमी आएगी अब, जिसकी उन्हें एहसास है कि फ्लड्स की वजह से बहुत मसले बन गए हैं। और तो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अब हुकूमत ने उनको कहा आईएमएफ को कि देखिए पहले जो हमने बनाया था सारा बजट कि हमारे पैसे किसके लिए चाहिए और किसके लिए नहीं चाहिए, तो उसमें ये था कि हमें फ्लड्स का पता नहीं था। तो अब फ्लड्स की इशू ये है कि फ्लड्स की वजह से हमारा गंदम का क्रॉप भी और हमारी कॉटन का क्रॉप भी और हमारा राइस का क्रॉप भी जो है वो इफ़ेक्ट हो गया। तो इसलिए हमें राइस और वीट जो है हम एक्सपोर्ट करते थे, तो अब इस दफ़ा हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसी तरीके के साथ कॉटन जो है वो भी हमें इंपोर्ट बड़े पैमाने पे करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री बहुत डिपेंडेंट है। उसकी वजह से इंपोर्ट्स हमारी बहुत बढ़ जाएंगी, और आपने जो हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं वो आपको थोड़ी नरम करनी पड़ेंगी, जो आईएमएफ मान गया है इस बात को। तो इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा, मगर वो जो बढ़ने का जो वजह है वो यही है कि डार साहब को इसकी ये अब फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का। तो मैं समझता हूँ इस वजह से कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स ग्लोबल भी हो रही हैं जिसकी वजह से वो डार साहब को फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। शॉर्ट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फरवा अगले महीने दो के अंदर आपकी मईशत की जो महंगाई वाला जो प्रॉब्लम है और डॉलर वाला जो प्रॉब्लम है, ये कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलेगी। और इसमें कुछ नेगोशिएशन फिर से होंगी और कुछ SHO बन के डार साहब को कुछ इकदाम करने पड़ेंगे, और कुछ वैसे भी उनके एक फ़लसफ़ा है। लेकिन उनके बारे में मशहूर था वो मसनूई तरीके से सब चीज़ें कर रहे थे। उन्होंने ऐसे बॉम्ब्स फिट किए थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई है तो वो फटे हैं। नहीं देखिए, ये तो बॉम्ब्स की आप बात कर रहे हैं, जो हुकूमत जाती है वो बम छोड़ जाती है दूसरी के लिए। इमरान खान साहब यही रोते रहे कि जी नून लीग की हुकूमत हमारे लिए इतने मुश्किल हालात छोड़ गई थी। ये आए हैं, ये कहते हैं इमरान साहब खान साहब की हुकूमत हमारे लिए। तो जो हुकूमत आती है वो अगले 10 साल का नहीं सोचती, वो अगले 2 साल का सोचती है। हुकूमतों को तो पता ही नहीं होता कि 3 साल भी काटेंगे कि नहीं काटेंगे। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ का, कोई हुकूमत ने 2.5 साल 3 साल 4 साल नहीं काटता, या कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं काटता। पहले हुकूमतें नहीं काटती थी, अब पिछले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर्स नहीं काटते, हुकूमत रह जाती है मगर प्राइम मिनिस्टर्स की छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए इकनॉमिक कॉन्टीन्यूटी नहीं रहती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी जो है वो इकट्ठी चलती है। तो इसलिए एक हुकूमत का बोझ दूसरी हुकूमत को उठाना पड़ता है, वो और मिसमैनेज करते हैं, वो बोझ के ऊपर और भी बोझ डाल कर निकल जाते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है। अब हालात ऐसे हैं कि अब बड़ी तरीके के साथ आगे चलना पड़ेगा, और इनके पास 1 साल है। इनके लिए एक मसला ये है फरवा कि अगर ये 1 साल के अंदर हालात बेहतर नहीं करते तो ये इलेक्शन हार जाएंगे। स्टेक पे है सब कुछ। इसलिए अब इन्हें तरीके के साथ आगे चलना पड़ेगा और आवाम के लिए कोई डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब ये आप शॉर्ट टर्म कहें लॉन्ग टर्म कहें, बात ये है कि ये एक मसनूई किस्म की डिबेट है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेशनल इंटरेस्ट एंड पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हमेशा पार्टी का इंटरेस्ट और लीडर का इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से आगे होता है, खा वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, खा वो अपोजिशन लीडर हो। ठीक, तो पहली बात तो ये हमें हकीकत को पहचानना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी इकॉनमी जो है ना वो 2 साल 3 साल से ज़्यादा एक पॉलिसी नहीं रहती, और हालात बदलते रहते हैं, पॉलिसी चेंज होती रहती है। यहाँ तो हालात ये हैं कि एक बजट 2 दफ़ा रिवाइज़ हो जाता है, सप्लीमेंट्री बजट्स आने शुरू हो जाते हैं, 3 महीने नहीं गुजरते जो जून जुलाई में बजट आता है और सितंबर में रिवीजन शुरू हो जाती है। और जब बजट ख़त्म होता है जून में तो पता चलता है इतने ओवररन्स हो गए और आपने सैंक्शन इतने पैसे किए थे और लग इतने गए। तो ये काम चलता रहता है। वो एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, उनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर इंटरवेंशंस की हैं, और बड़ी उनकी पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। जॉन मेनार्ड केन्स कहते होते थे कि आप लॉन्ग रन की बात ना किया करें, आप शॉर्ट टर्म की बात किया करें। क्यों? वो कहते हैं लॉन्ग रन में तो हम सब मर जाते हैं, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो ये डिबेट है ना जी, लॉन्ग रन में नुकसान कर दिया, शॉर्ट रन में,
ये मसनूई डिबेट है, ये इंटेलेक्चुअल्स की डिबेट है। दरअसल इकॉनमी वो होती है जो कि ड्यूरिंग द टर्म वो अप्स एंड डाउन्स जो है उसको इवन आउट करके और आवाम के लिए कुछ करे। ठीक है सिटी साहब, इस पे एक आम सवाल ये है कि चूँकि इमरान खान साहब भी कहते रहे हैं कि जो मुआशी सूरत हाल है वो जुड़ी हुई है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी के साथ, तो इस पे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जाते जाते ये बात कह दी है कि ये जो हमारी मौशी सूरत हाल है उसका डायरेक्ट ताल्लुक, बराह रास्त ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ है। इमरान खान साहब भी ये बात करते रहे हैं कि जब तक मौशी हालात तब ठीक होंगे जब पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होगी। अब मुझे ये बताएं कि खान साहब ने इसहाक डार को निशाने पर रख लिया है। पहले ज़ाहिर है वो और लोगों के, अब इसहाक डार की वापसी को उनको निशाने पर रख लिया, वो कह रहे हैं कि किसी डील के तहत आए हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात तो खान साहब कर रहे हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये बात मिफ्ता इस्माइल साहब भी कर चुके हैं कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक है पॉलिटिकल, डायरेक्ट ताल्लुक है। मैं तो कोई 100 दफ़ा कह चुका हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के दरमियान एक रिश्ता है। देखें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी चीज़ में तो उसमें आपको एक चीज़ चाहिए कि जी अगर मैं 1 लाख रुपया इस कारोबार में डालूँगा और इस कारोबार में गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी हुई है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मुनाफा हो जाएगा। और अगर आप वो सोच के और डाल देते हैं 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 6 महीने के बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर देती है, वो जो सहूलत दी थी वो छीन लेती है वापस या कम कर देती है। तो आपने जो सारे कैलकुलेशन किए थे कि मुझे इतने पैसे डालूंगा, इतने मेरे खर्चे होंगे, इतने मुझे प्रॉफिट आएगी, उसके ऊपर इतना मैं टैक्स दूंगा, इतना मुझे बच जाएगा, वो सारे के सारे कैलकुलेशन ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि आपको टैक्स नहीं लगाएंगे और बाद में टैक्स लगा दिया तो आप फारग हो गए। इससे एक ब्रेक आ जाती है पॉलिसी के अंदर, उसके साथ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो जाती है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं यार उन गवर्नमेंट पॉलिसी फिर ना चेंज हो जाए। हमने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, हमें ये श्योर किया गया कि हम लिपस्टिक के ऊपर बैन लगा रहे हैं और आप फिक्र ना करें, आप लिपस्टिक बनाने की फैक्ट्री लगा लेंगे, ठीक। तो मैंने जाके लिपस्टिक की फैक्ट्री लगा ली और मैंने बेचने शुरू कर दिया। पता लगा बैन खोल दिया और बाहर से लिपस्टिक आने शुरू हो गई, मेरी लिपस्टिक बह गई, ठीक। मैं तो गाला कटांगा, मैं कहूँगा जी ये तो इकोनॉमिक्स में सर्टेनिटी, पक्का होना कि भाई ये अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल यही पॉलिसी चलेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके साथ मेरे कारोबार के ऊपर कोई बुरा असर पड़े। बुरा असर स्ट्राइक्स के साथ हो सकता है, छुट्टियों के साथ हो सकता है, नई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जिसके साथ मिनिमम वेज बढ़ा दिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया, टैक्स रेट बढ़ा दी, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अगर आप हर रोज़ हर दूसरे दिन बदलते जाएंगे ना तो कोई भी यहाँ इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो सबसे पहले सिखाया जाता है इकोनॉमिक्स में कि इन्वेस्टमेंट उस माहौल में होती है जहाँ पता हो कि अगले 2 साल 3 साल 4 साल मामला ऐसे चलेगा, ठीक। और अगर ऐसे नहीं होता तो नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट के साथ कारोबार चलते हैं, ठीक। तो अब एक तो ये कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जैसे ही खान साहब आए तो खान साहब ने जो लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए ऑपोजिशन के साथ, उसके साथ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी शुरू होगी। मगर अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी जो फड़ो पकड़ दकड़ नैब लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर भी जो कारोबारी लोग थे वो समझते थे कि चलो यार तो सियासतदानों को अंदर किया जा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा भी कोई नहीं, उनके लिए कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, चलो हम अपना कारोबार तो चलाएं। तो खान साहब ने एक दूसरी गलती की कि खान साहब ने पहले अनाउंस किया कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे और हम खुद यहाँ बैठ के अपना काम करेंगे, और हमने फलाना फॉरेन मिनिस्टर कॉमर्स मिनिस्टर फलाने को लगा दिया और फलाने को हमने फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया। मगर जब ये बिजनेसमैन ने देखा है कि जिसने आपने असद उमर साहब को फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया है वो IMF के ख़िलाफ़ है, बिजनेस कम्युनिटी को पता था आपको पैसे की ज़रूरत है, तो यार करदा की पे है, पैसे की ज़रूरत है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, करंट अकाउंट डिफिसिट ख़राब हो रहा है और ये कहता मैंने पैसे नहीं लेने, ये तो पागल है, इसको तो कारोबार का पता ही कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट ना करो जी, चुप करके बैठ जाओ। फिर उसके बाद असद उमर साहब की छुट्टी हो गई, यू टर्न लिया और बुला लिया किसको, हफीज़ शेख साहब को। हफीज़ शेख साहब ने कि IMF आ रहा है, तो बिजनेस कम्युनिटी का लो जी हूँ 1 साल ज़ाया हो गया है, असी चुप करके बैठे रहे हैं, अब कहते हैं IMF आ रहा है, चलो शुक्र है IMF आ रहा है,
चलो जी कारोबार शुरू करो जी, पैसे आ रहे नहीं, ये हो रहा है वो। IMF के साथ वर्ल्ड बैंक भी आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आता है, और भी इदारे आ जाते हैं। तो सिर्फ एक IMF का मतलब ये नहीं कि $1 अरब आ रहे हैं, 5-6 अरब डॉलर मुख्तलिफ जगह साथ साथ आते हैं उसके, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। IMF ने चेक कर लिया फरवा को उधार देना है, फरवा इज़ अ गुड इन्वेस्टर, दे दो। उसके बाद साल के बाद हफीज से छुट्टी हो जाती है, फिर हमाद अज़हर साहब आ जाते हैं, फिर जब हमाद अज़हर साहब आए थे, ओ फिर कोई और ही लाइन ले रहा है। कभी कहते हैं इंडिया के साथ तजारत करनी है, कभी कहते हैं नहीं करनी। और वो सियासी तौर पे ऑपोजिशन स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि आपने इनकी इतनी पिटाई की है कि उनके पास अब चारा ही कोई नहीं रहा। और आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी बुरी की है कि आवाम जो है वो आपसे बददिल हो रही है। तो दोनों चीज़ें कंबाइन होनी शुरू हो गई। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, लॉन्ग मार्च आ रहा है, मौलाना आ रहा है, पता नहीं गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, ये शायद 126 दिन का धरना नहीं है, क्या है ये, मौलाना आ गया, ये हो गया वो हो गया, और ये हर रोज़ के जी हम आ रहे हैं, और वो अंदर करी जा रहे हैं, तरी जा रहे हैं। तो मतलब ये पोलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसमें इस किस्म के माहौल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मेरा पता नहीं क्यों लगा, ये गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई है, कल ये कोई और हो जाएगा, कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, ये गिर जाएगा तो क्या होगा। तो एक तो ये जो बात है ना कि इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ताल्लुक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ एक बराह रास्त ताल्लुक है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है इकोनॉमिक सर्टेनिटी। अगर गवर्नमेंट रहेगी तो वो सर्टन, मगर यहाँ तो ये था कि वो गवर्नमेंट सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, पहले दिन से इनके ऊपर एक सवालिया निशान था कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये कब तक रहेगी। इसीलिए हर रोज़ हम ये सुनते थे कि जी 1 पेज सेम पेज सेम पेज सेम पेज सेम पेज, और जी हूँ तो बस सब कुछ ठीक हो गया। उधर ऑपोजिशन बढ़ती जा रही थी, इकट्ठी होती जा रही थी, तो लग रहा था कि एक तूफ़ान आने वाला है। वो कब आएगा वो वैसे ही फिक्र था। आगे आइए, आखिरी साल में इमरान खान साहब अनाउंस करते हैं हम फिर IMF के पास जा रहे हैं। पहले बीच में आए गए फिर चले गए, और अब हमें ये करना पड़ेगा वो करना। उस वक्त तक पानी यहाँ तक आ चुका था। तो उस वक्त हम जैसे लोग ये कहते थे कि ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और एक तरफ और ऊपर से खान साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं यू टर्न ले रहे हैं, तो ऐसे तो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, जो कि हुआ। वो तबाही खान साहब छोड़ गए। जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त हमारी ये तवक्को थी कि पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत उस किस्म की पॉलिसीज़ नहीं इख्तियार करेगी यू टर्न वाली। ये पुराने खिलाड़ी हैं ना, इन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है, कितनी दफ़ा तो इन्होंने IMF के साथ नेगोशिएशन की हुई है एंड सो ऑन। तो ये पहली दफ़ा तो नहीं, ये तो हमेशा होमवर्क, इनका पुराना होमवर्क चल रहा होता है। 4 दफ़ा तो ये हुकूमत कर चुके हैं ये लोग सारे मिलजुल के। तो इनके लिए तो वो चीज़ नहीं जो इमरान खान अब कहता है कि हम तो तैयारी नहीं थी हमारी, हमें तो पता ही नहीं था, पता ही नहीं चला हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो वो इनके लिए तो वो इशू नहीं था। तो सर्टेनिटी तो थी कि जो ये पॉलिसीज़ करेंगे वो रहेंगी। मगर फिर खान साहब ने सोचा कि लो जी ये तो पोलिटिकली स्टेबल हो जाएंगे, पोलिटिकली स्टेबल हो जाएंगे तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी ठीक हो जाएगी, ये तो फिर अगली इलेक्शन जीत जाएंगे। ओहो, डिस्टेबलाइज करो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दो, इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दो, ताकि इकोनॉमी जो है वो रुक जाए। और उसका फाइनल प्रूफ, उसके एक प्रूफ तो ये था हर रोज़ जलसे जुलूस में आ रहा हूँ इनको गाली गलौज, अगला दिन लॉन्ग मार्च हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मगर उसका फाइनल प्रूफ था कि जिस दिन शौकत तरीन साहब ने और झगड़ा साहब ने, बिल्कुल, 2 वज़राए ख़जाना पंजाब और KP के उन्होंने ऑडियो पूरी कोशिश की कि डिरेल कर दिया जाए IMF के साथ प्रोग्राम। तो उस वक्त उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट नहीं सोचा, कौमी मफाद तो नहीं सोचा, उन्होंने अपना ज़ाती पार्टी का मफाद सोचा। तो उससे वाकई शोर पड़ गया। तो खान साहब इज़ द कॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड इंस्टेबिलिटी। तो खान साहब का ये कहना कि जी पॉलिटिकल सर्टेनिटी होनी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से मईशत नहीं चल रही, खान साहब है ज़िम्मेदार, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और उसकी वजह ये है कि अगर खान साहब 1 साल इंतज़ार करते, इलेक्शन अगले साल होनी थी, तो ये बिल्कुल ना होता। अपना काम करते, इनको गाली गलौज करते रहते, जलसे जुलूस करते रहते। मगर ये जो धमकियाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, मैं इनको रहने नहीं दूँगा, फिर फ़ौज के साथ टक्कर ले लेनी इस तरीके के साथ, और सारी मईशत को क्या, सारे कौम को हिला देना, इसके साथ तो फिर यही होना था जो हुआ। तो खान साहब जो है वो प्रॉब्लम है
वो सोल्यूशन नहीं है। ना ही इस वक्त कोई इलेक्शन होना कोई सोल्यूशन है, वो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। इस वक्त आपको एक चीज़ को चलाना है 1 साल, ताकि वो जो पटड़ी से उतरी हुई है उसको उठा के रेलगाड़ी को आपने रेलों के ऊपर लगाना है और धक्का लगा के उसको स्टार्ट करना है। खान साहब है वो कहते हैं चढ़ने नहीं देना होते, तो जो चढ़ाने की कोशिश करता है उसको भी गिरा दो। तो खान साहब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, और उनको कोई फिक्र नहीं है, ही डजंट केयर, ही जस्ट फील्स के सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो वापस किसी न किसी तरीके के साथ इक़्तिदार में आए। अगर खुदा न ख्वास्ता वो इक़्तिदार में आ गए, तो अगर उन्होंने वही हरकतें की जो वो पहले कर रहे थे, तो ये जो दो छोटा मोटा रह गया, जो दुनिया आपके साथ री एंगेज हो गई है अब फिर से, ये भी फारग हो जाएगी। ब्रेक पे जाने से पहले स्टेडी साहब मैं पूछना चाहूँगी कि इसहाक डार तो आ गए हैं, मियाँ साहब ने भी बैग तैयार कर लिया? जी, मियाँ साहब तैयारी में हैं। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि मियाँ साहब दिसंबर से पहले पहले आ जाएंगे। आप लेने जा रहे हैं? नहीं, मैं क्यों जाऊँगा लेने? वैसे ही लंदन घूमने फिर रहे हैं। नहीं, मैं घूमने फिरने नहीं जा रहा, और जब जाऊँगा आपको बताऊँगा। ठीक है स्टेडी साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सेठी साहब, एक ऑडियो लीक के अंदर पेशरफ्त हुई है, और वो ये हुई है कि एक और ऑडियो लीक हो गई है। उसमें भी मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि हेल्थ कार्ड को इशू बना के फ़ंड्स का बंद कर दें, और जिस पे हामी भरी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। तो आप नहीं समझते इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर वो चल रहा है, उसकी पॉपुलरिटी हो रही है तहरीक इंसाफ की, तो उसे बंद करने की क्या ज़रूरत है? तो गरीबों का कार्ड है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये सियासत में इसी किस्म की चीज़ें होती हैं। मुझे बड़ा अफसोस है ये सुनकर। उसकी वजह ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इमरान खान की हुकूमत ने कोई 1-2 अच्छी चीज़ें की थी, तो उनमें से ये एक चीज़ थी, उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम भी चेंज कर दिया था, आपको पता है, एहसास प्रोग्राम बना दिया। पैसे वैसे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किए, मगर नाम चेंज कर दिया। और सेहत कार्ड जो बनाया है, ये अच्छा काम किया उन्होंने। हालांकि इसमें बहुत से खामियां हैं और प्रॉब्लम्स हैं, मगर गरीब अवाम के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। और यकीन करें, इसके साथ ख़वातीन स्पेशली जिनको ये सेहत कार्ड्स मिले हैं, आप समझें उनका वोट पक्का हो गया इमरान खान के लिए। तो ये तकलीफ़ तो होगी ना नून लीग को कि वो ऐसा काम कर गया जिसके साथ उसको वोट मिल रहा है। और मेरी इतला के मुताबिक जो सर्वेज़ हुए हैं, ये जो पिछले बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसके अंदर जो औरतों की तादाद थी, पार्टिसिपेशन थी, वो बढ़ गई थी। और उसकी एक वजह यही थी कि बहुत सी औरतें जो हैं इस चीज़ सेहत कार्ड की वजह से इस गवर्नमेंट को उन्होंने वोट दिया है। और ये पीटीआई के अंदर काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये इतना अच्छा काम किया हमने कि इसके अंदर दुगने पैसे डालने चाहिए थे, और अगर ये रह जाते तो शायद इसको और भी पैसा वो सेहत कार्ड में डालते, ताकि गरीब लोग जो हैं उनके लिए कोई सहूलत हो। और मैं समझता हूँ ये बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, बोझ पड़ रहा है आवाम के ऊपर, और दूसरी तरफ अगर आवाम के लिए इमरान खान ने कुछ एक काम अच्छा किया है, तो उसको आप कहते हैं बंद कर दें किसी न किसी एक्सक्यूज़ के ऊपर। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, और मुझे इस किस्म की पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। सेठी साहब, एक और जगह पर पॉलिटिक्स हुई है, और वो है तालीमी इदारा। खान साहब ने कल GCU में ज़ाहिर खिताब किया स्टूडेंट से। वैसे तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिकल बॉडीज़ पे बैन लगा हुआ है, और वो वहाँ पर आप पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खिताब होना ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। ऊपर से जो उनके वाइस चांसलर हैं, वो खड़े होकर खान साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक सियासी मौका बन गया। और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका कि क्या उन इदारों में जिनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है, यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म अपोजिशन को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसके साथ साथ वो पुराना आपने सवाल भी खड़ा कर दिया कि स्टूडेंट यूनियंस तो है नहीं, और सियासी एक्टिविटी बैंड है, तो फिर इस किस्म की सियासी एक्टिविटी की क्यों इजाज़त दी गई? ये सवाल है। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये, मेरा अपना मौक़िफ़ है कि स्टूडेंट यूनियंस भी बैन नहीं होनी चाहिए, वो भी गलत है। ये ज़ियाउल हक साहब के ज़माने की चीज़ चल रही है। ये कहना कि स्टूडेंट्स को सियासत नहीं करनी चाहिए, गलत है। दुनिया भर में सियासत सीखी जाती है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में, बिकॉज वहाँ यूनियंस होती हैं, वहाँ इलेक्शंस होते हैं, वहाँ रिप्रेजेंटेशन होती है, वहाँ इज़्ज़त भी दी जाती है और तरीके भी बताए जाते हैं। तो इसको बंद करना, आई थिंक ज़ियाउल हक साहब के ज़माने के बाद, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त सारे जो यूनियंस थे वो सारे पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में थे। भुट्टो साहब का बड़ा सपोर्ट बेस था।
ज़िया ने बैन कर दिया। वो बैन फिर किसी हुकूमत ने नहीं उतारा, वो चलता रहा छोटा मोटा ऐसे वैसे। और आर्ग्यूमेंट ये दी जाती है कि आप पढ़ने आए हैं, यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, 2/2 गिनती करने आए हैं, आप सियासत क्यों कर रहे हैं, आप सियासत क्यों कर सीख रहे हैं, आप सियासी जमातों के साथ क्यों तल्लक है, आप स्ट्राइक्स क्यों करते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशंस क्यों करते हैं। ये गलत है। मैंने जैसे कहा ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर सियासत अलाउड होती है। अब सियासत किस किस्म की, एक सियासत है जो नेशनल सियासत है, दूसरी सियासत है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सियासत। कभी इलेक्शंस जो हैं यूनियन के, वहाँ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन ट्रेजर, डिबेटिंग सोसाइटीज़ के, इस किस्म की चीज़ों। मगर हमेशा से इस मुल्क में और जमहूरी मुल्कों में एक रिवायत रही है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा बाहर की जो कौमी सियासत होती है उसका भी हिस्सा होते हैं। हमारे अपने मुल्क के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का सपोर्ट बेस स्टूडेंट्स के ऊपर बेस था। अयूब खान साहब को निकालने के लिए सबसे पहली मुहिम स्टूडेंट्स ने की थी जमहूरियत के लिए और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़। इसी तरीके के साथ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इनवाइट किया था कि आए और हमसे बात करें। और मुझे अभी तक याद है, ये 1972 की बात है कि भुट्टो साहब हेलीकॉप्टर में आए थे। ही वाज अभी 72 या 73 की बात है। और वो आए और उन्होंने वहाँ कोई 1000 का मजमा था यूनिवर्सिटी में इन द हॉल, वहाँ उन्होंने एड्रेस किया जहाँ उन्होंने सियासी बातें की और सब लोगों ने चेयर किया उनको, सपोर्ट था स्टूडेंट्स के अंदर। अब बात ये ज़रूरी है ये एक्टिविटी, मगर इसमें फ़र्क होना चाहिए कि आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी या आपने ख़ुद उसमें हिस्सा लिया। प्लेटफॉर्म देना बिल्कुल सही है, पहली बात। तो अगर वाइस चांसलर साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज का प्लेटफॉर्म दिया था इमरान खान साहब को स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल कोई हर्ज नहीं था। अगर किसी अफवाह ने या किसी और लाहौर कॉलेज ने या किसी और कॉलेज ने मरीम नवाज शरीफ को प्लेटफॉर्म दिया था, वो आए और बोले होम इकोनॉमिक्स, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। मगर प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकती। एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल होना पड़ता है। दे कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग, दे शुड गिव परमिशन। लम्स में एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है और अगर कोई ऐसे बंदे को स्टूडेंट यूनियंस और स्टूडेंट्स इनवाइट करें तो रोक देती है, क्योंकि एजेंसियाँ पहुंच जाती है, वो कहती है कि इसको नहीं बोलने देना, इसको नहीं बोलने देना। तो इस मुल्क में इस किस्म के हमारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज वाइस चांसलर का कोई बिजनेस नहीं थी कि वो वहाँ आते और वो खैर मकदम खुद करते। उनको बाहर रहना चाहिए था। स्टूडेंट्स को इमरान खान साहब को दावत दी थी, आना चाहिए था, वाइस चांसलर को प्लेटफॉर्म देना चाहिए था। और कल अगर कोई शरीफ वहाँ आके बात करना चाहे गवर्नमेंट कॉलेज का, तो इसके बाद उनको भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हर सियासी लीडर अगर कोई स्टूडेंट्स उनको बुलाना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मैं कहूँगा, अगर स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट को बुलाना चाहते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं है, अली वज़ीर को बुलाना चाहते हैं, मौसम दावर को बुलाना चाहते हैं, तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। और उसमें वाइस चांसलर को खुद नहीं उसमें आना चाहिए खैर मकदम के लिए, वो सपोर्टर हो या ना हो। यहाँ तो वाइस चांसलर साहब को सपोर्ट के क्या नहीं होना चाहिए, वो बहुत आगे निकल गए और पता नहीं क्या क्या उन्होंने तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है कि ये जॉब वाइस चांसलर का नहीं है। और इससे ये भी साबित होता है सेठी साहब कि हमें बाइस्ड नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हों या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव ले चुका है तो उसे चाहिए कि उसे कंटिन्यू करे। और इसहाक डार के लिए यकीनन आने वाला 1 साल टिल इलेक्शन बड़ा अहम है। नून लीग को बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।